जापान के सबसे खतरनाक लोग जिनसे सभी दूर रहते हैं। जापान का एक ऐसा सच जिसे सुनकर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाए। दोस्तों, यूं तो जब कभी भी जापान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में वहां की एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोट्स का ख्याल आने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जापान में एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जापान की एक ऐसी गैंग का जो खुद को मसीहा बुलाती है, लेकिन शायद इनकी असली सच्चाई कुछ और ही है। इस गैंग के रस्म रिवाज और जुल्म इतने ज्यादा घातक होते हैं कि उनके बारे में सुनकर जापान जाने से पहले कोई भी 100 बार जरूर सोचेगा। अब क्या है इस गैंग का राज? कौन सी है ये गैंग? इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अगर आप भी नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं तो आप लोगों ने नार्कोस का नाम तो सुना ही होगा। असल में दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जो और किसी के ऊपर नहीं बल्कि पाब्लो एस्कोबार के ऊपर बनाई गई है। ये एक ऐसा स्पेनिश क्रिमिनल था जो पैसों और ताकत के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन जब बात गरीब लोगों की मदद करने की आती तो ये रॉबिन हुड की तरह सामने खड़ा हो जाता। पर दोस्तों, अकेले पाब्लो एस्कोबार ही शैतान के साथ मसीहा नहीं था, बल्कि जापान में एक बहुत ही खतरनाक गैंग आज भी काम करती है, जिसे लोग कहने को तो खुद को मसीहा कहते हैं, पर उनकी असली सच्चाई आपको हैरत में डाल देगी। और ये गैंग कोई और नहीं बल्कि याकूजा है, जिसका कहर न सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। दोस्तों, याकूजा का जन्म 19वीं शताब्दी में जापान के कुछ तुच्छ सामाजिक वर्ग बुराकुमन में हुआ था। जी हाँ, सामाजिक तौर पर अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ ऊंच नीच करने का ये रिवाज केवल हमारे भारत में ही नहीं है, बल्कि एक समय में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और बुराकुमन के लोगों को जापान में इतना ज्यादा नीच माना जाता था जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनका दर्जा इतना नीचा था कि सरकार तक इनको नौकरी या फिर किसी और तरह की मदद देने में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, जिस वजह से इनके पास रहने खाने का कोई भी ठिकाना नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब समाज किसी को इतना ज्यादा दुत्कारेगा तो सामने वाला विरोध तो करेगा ही। इसलिए लाचारी और मजबूरी में इन्होंने जुर्म की काली दुनिया में कदम रखा, जहां बुराकुमन वर्ग के लोग चोरी चकारी और गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने का सहारा लेने लगे। बुराकुमन वर्ग के 2 अंश थे, टेकिया और बाकुटो। टेकिया वर्ग के लोग चोरी किए हुए सामान को त्योहारों के समय या मेलों में सेल करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ टेकिया समाज के लोग उन मेलों में अन्य लोगों के स्टॉल की सुरक्षा भी करते थे, जिस काम के लिए उन्हें पैसे भी मिलते थे। तो वहीं दूसरी तरफ बाकुटो समाज के लोग वीरान मंदिरों और अन्य बिल्डिंग में इल्लीगल जुए के अड्डे खोलते थे और उससे पैसा कमाते थे। इस तरह के काम करते करते धीरे धीरे इनका प्रभाव समाज पर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद सरकार को भी समझ में आ गया कि इन पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए उन्होंने भी इन्हें मान्यता देनी शुरू कर दी। देखते ही देखते इन लोगों ने ही अपना एक संगठित और प्रभावशाली गैंग बना लिया, जिसको आज याकूजा के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर में ये गैंग छोटे मोटे क्राइम करती थी, जैसे कि चोरी चकारी, वसूली या फिर लोगों को ब्लैकमेल करना। इस तरह के काम करके ये लोग खुद को राजा समझने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनका खौफ लोगों के अंदर बढ़ रहा है, तो इनका जुर्म भी इनकी तादाद के साथ बढ़ने लगा। तभी तो जहां पहले ये गैंग छोटे मोटे घोटालों में शामिल रहती थी, वहीं बाद में ये लोग ड्रग्स के कारोबार से लेकर वैश्य के कारोबार तक और स्टॉक मार्केट घोटालों से लेकर रियल एस्टेट घोटालों तक इन लोगों ने हर एक चीज में अपने पैर पसार लिए। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह है कि जो सरकार पहले इन्हें निम्न दर्जे का मानती थी और इन पर ध्यान ही नहीं देती थी, वो भी इस गैंग से मिल चुकी थी। इसलिए इनके कारनामों पर रोक लगाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। याकूजा गैंग के सभी सदस्य खुद को एक परिवार समझते हैं और इस परिवार में शामिल होने के लिए सदस्यों को कई सारी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस गैंग के नए सदस्य को कोबून यानी बच्चे का टाइटल मिलता है और उस सदस्य के बॉस को ओयाबून यानी आशीर्वाद देने वाला बोला जाता है। जब किसी सदस्य का इनिशिएशन होता है तो उसे अपने बॉस के साथ मिलकर एक जापानी मदिरा साकी पीनी होती है और ओयाबून अपने कोबून को एक मिट्टी के गिलास में
बहुत थोड़ी सी साकी देता है और अपने खुद के ग्लास को ऊपर तक साकी से भर देता है। ग्लास में साकी की अधिक मात्रा उसके ऊंचे पद यानी कि पोजीशन को दर्शाती है। एक बार जब दोनों साथ बैठकर साकी पी लेते हैं तो जो नया सदस्य है वो ऑफिशियली याकुजा गैंग का सदस्य बन जाता है। पर मामला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि याकुजा को पूरी तरह से गैंग का मेंबर बनने के लिए अपने शरीर में टैटू बनवाने पड़ते हैं। दोस्तों, इन खास तरह के टैटू को एरेजुमी के नाम से जाना जाता है और टैटू बनाने की ये प्रक्रिया काफी ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि बांस की सुई का इस्तेमाल करके यहाँ पर टैटू बनाया जाता है। जब बांस की सुई में इंक लगाकर हाथ से टैटू बनता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जापान में कैदियों के शरीर में ही टैटू देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गैंग के लोग गैंग में अपनी सदस्यता को पक्के तौर पर बनाए रखने के लिए इस तरह के खतरनाक टैटू गुदवाते हैं। दोस्तों, इस गैंग का एक और खतरनाक रिवाज है, जहां अगर किसी नए सदस्य ने कुछ ऐसा किया हो जिससे उसके बॉस को परेशानी हुई, तो उस सदस्य को अपनी कानी उंगली काट कर अपने बॉस को देनी होती है। ये कानी उंगली उनकी माफी की निशानी होती है, और अगर वापस से उनसे कोई गलती होती है तो उन्हें अपनी बाकी की उंगलियों का बलिदान देना पड़ता है। यही सब कारण है कि इस गैंग के सदस्यों को पहचानना बहुत ही आसान है। वैसे तो सरकार ने पब्लिक में इन्हें टैटू दिखाने से रोक लगा रखी है, पर मौका मिलने पर ये अपना टैटू दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ताकि लोगों के अंदर इनका खौफ बना रहे। दोस्तों, याकुजा गैंग अब ज्यादातर व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए जानी जाती है, जहां ये बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं और तब तक खरीदते रहते हैं जब तक स्टॉक होल्डर की मीटिंग में ना बैठ पाए, और फिर वो बाकी कंपनी के मेंबर्स को डरा धमका कर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। इस तरह के काम गैंग के 5 सदस्यों को सौंपा जाता है, और जो कंपनी इस गैंग के चंगुल में फंस जाती है उस कंपनी को तो समझ लीजिए नैया डूब गई। इसके अलावा याकुजा के सदस्य दूसरी कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, जिनका असली काम होता है इमारतों को जोर जबरदस्ती से खाली करवाना, ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जापान में औरतों से धंधा करवाने के पीछे भी इसी गैंग का हाथ होता है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी शिकार केवल जापानी लड़कियां ही नहीं, बल्कि अन्य देशों की लड़कियां भी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया, चाइना और कोलंबिया जैसे देशों की लड़कियां भी बनती हैं। अब जापान के डेवलपमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं। ऐसे में इस गैंग के सदस्य खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को नौकरी का लालच देकर जापान ले आते हैं, और जब लड़कियों को ये पता चलता है कि उन्हें किस काम के लिए लाया गया है, तो उनके पास ना तो पैसे होते हैं, ना ही रहने का ठिकाना, और इन सब के बिना जापान में किसी का कोई गुजारा नहीं है। इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी वैश्या का काम करना पड़ता है। पर दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा याकुजा को इनके ड्रग्स के काम से मिलता है। हर वो इलीगल ड्रग्स, चाहे वो केमिकल हो या फिर नेचुरल, जिनके नाम तो आपको ही पता ही हैं, इन सब का कारोबार इस गैंग के लोग करते हैं। जापान में आज याकुजा के 4 सबसे बड़े समूह पूरे देश पर राज करते हैं, जिनमें यामागुची गुमी, सुमियोशी काय, इनागावा काय, एजे कोटेटेशु काय है। दोस्तों, इस गैंग का हर समूह परिवार की तरह रहता है, और इन समूह के कई सारे अंश हैं जो पूरे देश में फैलकर अपना कारोबार चलाते हैं। यानी कहां एक समय में इन लोगों को निम्न दर्जे का समझकर कोई इन पर ध्यान नहीं देता था, और ना इनके पास रहने की जगह थी, ना खाने को खाना था। वहीं आज ये जापान के बेताज बादशाह बने हुए हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होगी कि अगर ये इस तरह के काम करते हैं तो भला ये पाब्लो एस्कोबार की तरह मसीहा कैसे हुए। तो दोस्तों, जब 2007 में जापानी सरकार ने याकुजा से तंग आकर कई सारे ऐसे कानून बनाए ताकि इस गैंग का कोई भी सदस्य कारोबार न कर सके या फिर किसी कंपनी का हिस्सा न बन सके, और उन्हीं कानूनों के कारण याकुजा की पकड़ जापान पर ढीली पड़ने लगी। अपनी ताकत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गैंग ने समाज सेवा शुरू कर दी, और 2011 में जब जापान में सुनामी ने अपना कहर दिखाया तो सरकार से पहले याकुजा ने अपने आदमियों को भेजकर पीड़ित लोगों तक खाना और मदद पहुंचा दी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों ने बेघर लोगों के रहने का बंदोबस्त भी किया। इन लोगों का कहना है कि वो समाज सेवा अपने सिद्धांतों पर करते हैं, जहां इनका सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी याकुजा का सदस्य मुसीबत में पड़े इंसान को तंग नहीं करेगा। हर वो इंसान जिसे समाज में जुल्म सहने पड़ते हैं वो याकुजा के पास आता है,
और यहाँ इनका जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। अब भले ही ये गैंग बड़ी कंपनियों का घाटा करवा देती है, लेकिन याकुजा की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में शामिल होने के कारण ये आज जापान की काया प्रसिद्ध इमारतें खड़ी हुई है। और इस गैंग के मेंबर्स ने भी कभी भी गरीब या फिर लाचार लोगों को परेशान नहीं किया, बल्कि उनकी मदद के लिए खड़े हुए। यानी अगर देखा जाए तो ये लोग वाकई में दोहरी जिंदगी जीते हैं, जहां एक तरफ ये लोगों की जिंदगी नरक बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए मसीहा के रूप में भी खड़े हैं। अब आपका जापान के इस गैंग के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।